एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। दोस्तों, मैं आज एक बार फिर से आप लोगों के बीच स्टैटिक जीके का रामबाण सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने शामिल किए हैं। दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चंस मैंने डाले हैं वो रिसेंटली प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चंस हैं, जो एसएससी ने हाल ही में फिलहाल में जितने भी एग्जाम्स हुए उसमें पूछे हैं, और जिसकी रिपीटेबिलिटी मतलब कि हमेशा रिपीट किया गया क्वेश्चन है। और जितने भी मैंने जो ये क्वेश्चन डाले हैं वो 5 से 6 साल के पीछे जो पैटर्न है उसको देखकर किस सिलेबस पे किस स्ट्रैटेजी के साथ क्वेश्चन एसएससी ने बनाए हैं उस पर मैंने क्वेश्चंस डाले हैं। यूँ ही नहीं है कि मैं कहीं से भी क्वेश्चन उठाता हूँ और डाल देता हूँ, नहीं, उसके पीछे एक मेहनत होती है, उसके पीछे एक सोच होती है कि किस तरह से किस पैटर्न पे क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर एसएससी ने पिछले 4-5 सालों में क्वेश्चंस बनाए हैं, जिसके बेस पे मैं क्वेश्चन यहाँ पे तैयार करता हूँ। और आप लोगों के लिए सीरीज लेकर जो चल रहा हूँ 90 दिन का, उसे करीब मेहनत के साथ और करीब सोच के साथ मैं डिजाइन करती फ्रेम कर रहा हूँ। तो आप इस चीज़ पर ध्यान देंगे कि स्टैटिक का जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ वो कहीं आपको छूटने नहीं दूंगा। कोई भी क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं छूटेंगे। एटलीस्ट अगर आपको 50 में 40 के करीब स्कोर करना है तो मतलब मेहनत तो बहुत तगड़ा करना होगा आपको, और वो होगा, वो पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको इसके लिए पूरे करंट अफेयर्स, पूरे स्टैटिक्स अच्छे से पढ़ के जाने होंगे, और वो जरूर होगा, वो पॉसिबल है। तो आज का जो लेक्चर, आज का जो सेशन है वो स्टैटिक जीके का रामबाण सीरीज का लेक्चर 3rd है, और जिसकी शुरुआत मैं अभी करूंगा। तो ध्यान देंगे कि जितनी भी चीज़ें मैं लेक्चर के बीच में बोलूंगा उस पर आप फोकस्ड रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी पॉइंट्स मैं वहाँ पर भी बोलता हूँ जो टॉपिक्स के हटके होते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं, और मतलब उसके अलावा जो मैं बोलता हूँ तो उसे माइंड में रखेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ देते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा रामबाण सीरीज। तो रामबाण सीरीज का जो ये लेक्चर 3rd है उसकी आज हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जितनी देर में आपको बताऊं फोकस्ड रहेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रोबेबली यही चांस है कि क्वेश्चन एसएससी में आपके आ जाए, और वहाँ पे फिर अगर आप पढ़ कर नहीं जाए तो आपको वहाँ पे आप सोच के काश मैंने वो पढ़ लिए होते। तो चलिए बिना लेट के हुए हम शुरुआत करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हु वॉज नोन एज नेम ऑफ देवनाम पिया? देवनाम पिया के नाम से किन्हें जाना जाता था? दोस्तों, बहुत सारे राजा महाराजा हुए जिनके उपनाम हुए, जिन्हें लोग प्यार से कुछ नाम दिए, संज्ञा दे, कुछ उपाधियां दी। उसी में से अशोक को 2 नाम दिया गया था। एक उन्हें सम्राट अशोक नाम तो आप जानते ही हैं, और दूसरा जो उन्हें बोला गया देवनाम पिया। तो देवनाम पिया जो बुलाया जाता था वो अशोक, महान सम्राट जो अशोक थे उन्हें बुलाया जाता था। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि महान सम्राट अशोक को देवनाम पिया के नाम से बुलाया जाता था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन। दोस्तों, आपको 2 से 3 बार मैंने पेपर में देखे हैं रिसेंटली, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे डालना उचित समझा कि आपके बीच एक क्वेश्चन जरूर होना चाहिए, अगर आ गया तो आपसे छूटे नहीं। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हु वाज द मुगल इंपीरियर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी? प्लासी की युद्ध के समय मुगल इंपीरियर कौन थे? यह सवाल भी पूछता है आपसे कि प्लासी की युद्ध के समय मुगल शासक कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय, जिससे प्लासी का युद्ध हो रहा था, उस समय मुगल साम्राज्य के बादशाह थे, राजा थे। आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। वो प्लासी का युद्ध जो हुआ वो 1757 में ब्रिटिश क्राउन के सरकार उस समय थे, और रॉबर्ट क्लाइव उस समय नेतृत्व कर रहे थे, और बंगाल नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। आपको डेट भी याद रखना है कि डेट ईयर याद रखना है 1757, 1757 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में बंगाल नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश क्राउन का नेतृत्व कर रहे थे उस समय रॉबर्ट क्लाइव, उनके बीच हुआ था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, और इसे याद रखना कि उस समय कौन थे मुगल शासक, तो आलमगीर, याद रखना है आलमगीर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd है। भारत में 4 बाग शैली के स्थापत्य की शुरुआत किसने की? देखिए दोस्तों, भारत में 4 बाग की शैली की जो स्थापत्य है वो मुगल शासकों ने की थी। और इससे इंपॉर्टेंट एक और प्रश्न जुड़ा हुआ आपको आगे मिल जाएंगे, फिर खैर मैं आपको ये बोल देता हूँ, वहां रिवाइज कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछता है कि 4 बाग शैली में किसका मकबरा बना गया है, या हुमायूं का मकबरा किस शैली में बना हुआ है? तो याद रखना है आपको कि हुमायूं का मकबरा जो है वो 4 बाग शैली में बना हुआ है, और यह जो मकबरा है वो दिल्ली में है। आपसे इस तरह पूछेगा कि इन विच स्टाइल टॉम्ब ऑफ हुमायूं इज हैज मेड? तो याद रखना है आपको कि किस शैली में मुगल शासक
हुमायूं का मकबरा बनाया गया है? तो याद रखना है चारबाग शैली में। ये भी पूछता है कहाँ है हुमायूं का मकबरा, तो वो भी आपको याद रखना है कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। आप इग्नोर करके नहीं चलेंगे इस चीज को, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा लिख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जो क्वेश्चन हमारा डबल स्टार किया हुआ है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। किस किसे लोकप्रिय ढंग में भारत के तोते के नाम से जाना जाता था? दोस्तों एक मैंने जैसे भी बोला कि राजा महाराजा हर के समय में बहुत व्यक्तियों को एक लोकप्रिय नाम दिया जाता था जिनसे उनकी पहचान होती थी, एक संज्ञा दी जाती थी। तो इसी तोते हिंद का एक तोते हिंद भी इन्हें बोला जाता था, भारत के तोते बोला जाता था। तो याद रखना है कि भारत के तोते या तोते हिंद अमीर खुसरो जी को बोला जाता था। अमीर खुसरो एक कवि थे जो कि जिन्हें तोते हिंद के नाम से भी जाना जाता था। मैंने यहाँ नीचे लिख भी दिया है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तोते हिंद के नाम से कैसे जाना जाता था। याद रखेंगे अमीर खुसरो भारत के तोते या तोते हिंद के नाम से जाने जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो क्वेश्चन नंबर 5, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डबल स्टार पहले ही कर रखा है। तो क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगलों ने कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगलों ने कहाँ करवाया था? तो याद रखना है कि फतेहपुर सीकरी आगरा में इसका निर्माण हुआ था, मुगल शासकों ने करवाया था। बहुत ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप याद रखेंगे। फतेहपुर सीकरी से पूछता है कि सवाल फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा, हमेशा याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो सीजीएल तक में पूछे हुए हैं। सीजीएल, सीपीओ, एसएससी के जितने एग्जाम्स हैं, एमटीएस, सीएचएसएल, उन सभी में पूछे गए सवाल है। जेईई में भी इंपॉर्टेंट सवाल है, महत्व रखते हैं, तो आप इसे इग्नोर करके नहीं चलेंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक को भी फोकस करना होगा और उतना ही वैल्यू इंपॉर्टेंस देना होगा, क्योंकि टेक्निकल हर कोई बनाएगा, पर आपको यही स्टैटिक्स, जीके, जीएस, नॉन टेक है जो आपको सभी से डिफरेंट बनाएगा और आपके मार्क्स अपग्रेड करेगा, रैंक आपको दिलाएगा। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे इस बातों को। मैं जो यहाँ पे ला रहा हूँ बहुत सोच समझ कर क्वेश्चन ला रहा हूँ, बहुत पैटर्न्स को देख कर ला रहा हूँ कि कैसे आपको कौन से पैटर्न्स पे क्वेश्चन आजकल पूछ रहे हैं। दोस्तों मैंने खुद भी पेपर दिए हैं, मैं खुद 3-4 साल से एनालिसिस करता था, 3-4 साल पेपर मैंने देखे हैं, 5 साल पहले मैंने पेपर देखे हैं प्रीवियस ईयर के कैसे पैटर्न है, तब मैं यहाँ क्वेश्चन लाया हूँ। मैंने अपनी, आप लोग पूछते रहते हैं कि सर अपनी तैयारी का स्ट्रेटेजी बताइए, तो मेरी स्ट्रेटेजी यही थी। आप लोग जो पूछ देते हैं कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, तो मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि मैं करंट अफेयर, स्टैटिक्स सब ऐसे ही पढ़ता था और अच्छे ढंग से पढ़ता था, जिसका कारण है कि मेरे पेपर में जो मार्क्स हैं वो 73 के करीब मार्क्स हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 73 मार्क्स है मेरे नॉन-टेक में। तो आप इस चीज को माइंड में नोट डाउन कर लेंगे कि बिना करंट के, बिना जीके जीएस के आप स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एक स्तंभ जिस पर 3 अलग अलग कालखंडों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल एवं मुगल काल के उत्तीर्ण लेख हैं, वो कहाँ स्थित है? दोस्तों एक स्तंभ के बारे में आपसे पूछा गया है जिसपे मौर्य काल के कालखंड, गुप्त काल के कालखंड, मुगल के काल के उत्तीर्ण लेख के कालखंड के बारे में उत्तीर्ण जो लेख हैं, जो इंस्क्रिप्शंस है, वो वहां पे लिखे गए हैं। तो वो कहाँ स्थित आपसे ये पूछा है। तो दोस्तों ये तीनों जो अभिलेख हैं, ये जो तीनों जो जिसपे उनका वर्णन है, उनका इतिहास वर्णन है वहां पे, तो वो है इलाहाबाद स्तंभ है। आपको याद रखना है इलाहाबाद स्तंभ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इग्नोर नहीं करेंगे इस चीज को। तो इलाहाबाद स्तंभ आपको याद रखना है, भूलना नहीं है इस चीज को आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की, आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश दैट मीन स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। दोस्तों आपसे यह भी सवाल पूछ लेता है कि कुतुब मीनार की निर्माण का कार्य किसने प्रारंभ किया। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट सवाल है, वो आपको याद रखने हैं कि कुतुब मीनार का जो निर्माण था उसका आरंभ किसने किया और उस कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया। 2 तरह के सवाल होते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे, इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। कुतुब मीनार का निर्माण जो स्टार्ट करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, वहीं जो उसका काम जो पूरा करवाया वो उसके दामाद इल्तुतमिश ने करवाया था। आपको याद रखना है कुतुब मीनार से रिलेटेड 2 प्रश्न, किसने शुरू करवाया, निर्माण किसने शुरू करवाया और किसने निर्माण पूरा करवाया, इस तरह के पैटर्न आपको ध्यान रखना है। तो जो पूरा करवाया था आपका इल्तुतमिश ने, उसी के दामाद इल्तुतमिश, याद रखना है आपको, इल्तुतमिश ने करवाया था काम पूरा। शुरुआत किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको यहां से मिल गए कि आपको कैसे याद रखना है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन एक चीज और याद रखना है कि अगर पूछ दे कि पहला मुस्लिम शासक
जो मतलब कि महिला थी, और वो किसके जो दिल्ली में सल्तान पर बैठी, तो याद रखना है उनका नाम भी आपको याद रखना है, रजिया सुल्तान। खैर वो क्वेश्चन आपको आगे मिल जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिल जाएंगे आगे। हाँ यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन सामने ही है कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र महिला मुस्लिम महिला कौन थी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र महिला मुस्लिम महिला कौन थी। तो याद रखना है कि रजिया सुल्तान, जिसे रजिया बेगम भी कहते हैं, वो पहली महिला थी, महिला शासक थी जो दिल्ली के सल्तान गद्दी पर बैठी, दिल्ली के थ्रोन पर बैठी। तो याद रखना इस चीज का नाम को, रजिया सुल्तान, थ्रोन ऑफ दिल्ली पर बैठने वाली पहली मुस्लिम एवं एकमात्र मुस्लिम थी, महिला थी। तो याद रखना इस चीज को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दोस्तों, बहुत सारे मीनार्स, बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स है उससे रिलेटेड भी सवाल आपके रहते हैं कि किसने बनवाए, कब पूरा हुआ, तो उस चीज को भी आपको पढ़ के जाना है। ये सब भी स्टैटिक्स में आते हैं, आपको ध्यान रखने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया। तो इसका जो राइट आंसर है कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह जी ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुली कुतुब शाह चार मीनार का निर्माण करवाए थे। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया। अलाई दरवाजा दोस्तों, जो कि आप दिल्ली में जब जाएंगे, न्यू दिल्ली जाएंगे, तो वहाँ जो कुतुब मीनार है उसी के कैंपस में एक अलाई दरवाजा है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और वहां दोस्तों कुतुब मीनार जब आप जाइएगा तो वहां एक लौह पड़ा हुआ है, लौह स्तंभ है जिसमें आज तक जंग नहीं लगता है। उसकी अंग्रेजों ने जांच भी की थी, वो स्तंभ आज भी फेमस है। तो वहां एक लौह स्तंभ भी है, वो भी याद रखेंगे। और अलाई दरवाजा उसी कुतुब मीनार के कैंपस में है, तो उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, याद रखेंगे आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, उस मोरक्को यात्री का क्या नाम था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था तथा वो अपने व्यापक यात्राओं के लिए फेमस था, व्यापक यात्राओं के लिए जाना जाता था। उस मोरक्को यात्री का नाम क्या था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक मोरक्को यात्री जिसका नाम इब्न बटूटा है वो आया था। वो अपनी यात्रा के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। तो इस बात को याद रखना है, पूछ लेता है कि कौन किसके शासनकाल में कब आया था। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बटूटा मोरक्को यात्री। ये भी पूछता है कि इब्न बटूटा किस देश से था, तो याद रखना है मोरक्को देश से था वो। तो मोरक्को देश से वो आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था भारत। तो याद रखना है, इस चीज को भूलना नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे। दोस्तों हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। क्वेश्चन ये है आपका कि सैयद वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है खिज्र खान। बहुत सारे वंश के भी संस्थापक के नाम पूछ लेते हैं कि वंश के संस्थापक कौन थे, वंश के आखिरी राजा कौन थे। तो इन सब चीजों को भी आपको पढ़कर जाना है, ये सब चीज आप छोड़ नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 90 दिन की सीरीज में मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा, आप बेफिक्र रहें, बस रेगुलर पढ़ते जाएं, वो कंप्लीट मैं करा दूंगा। और एक सीक्वेंशियल वे में मैं चीजों को ला रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट कर दे रहा हूँ। एक तरफ से चला रहा हूँ एंशिएंट, तो एंशिएंट चल रहा है, मेडिएवल चलेगा तो मेडिएवल चलेगा। एक तरफ से अदर्स जो है टॉपिक जैसे बुक्स एंड ऑथर, फेमस डांस एंड फोल्क डांसेस वगैरह जो भी, वो सब ला रहा हूँ। तो मतलब सब चीज को मैं कवर कर रहा हूँ। कुछ दिन बाद मैं पॉलिटिक्स में घुसूंगा, पॉलिटिक्स के सारे क्वेश्चंस जो मैक्सिमम कवर कर सकता हूँ वो मैं कवर करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको उसमें अच्छे मार्क्स गेन करवा दूं। तो कोशिश करें कि आप कंटिन्यू रहें। और दोस्तों आप लोग जो पीडीएफ की डिमांड करते हैं, पीडीएफ तो मैं आपको डालूंगा ही, लेकिन पीडीएफ का मेन सेंस ये होता है कि आप एक बार वीडियो देखें और पीडीएफ जब खोलकर पढ़ें तो उससे आपको रिवीजन में हेल्प मिले, आपको यह रहे कि आपको कितना याद रह गया। तो पीडीएफ उसी चीज के लिए होता है, ना कि पीडीएफ सिर्फ आप देख लें। विजुअल चीजें ज्यादा याद रहती हैं, वो आपको माइंड में रखना है, विजुअल चीजें माइंड में ज्यादा रहती हैं। तो पीडीएफ देखना है आपको, पीडीएफ भी इग्नोर नहीं करना है, बट पहले एक बार आपको पूरा लेक्चर देखना है, अच्छे से देखना है। उसके बाद जब आपको मैं पीडीएफ दूं तो पीडीएफ को एनालिसिस करना है कि हाँ मुझे कितने माइंड में याद रह गए, वो सिर्फ रिवीजन पर्पज से आपके होते हैं। तो प्लीज इस बात को याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है। दोस्तों हम्पी का जो रथ है, कर्नाटक के जो रथ है, वो भी आपको बहुत ज्यादा फेमस है, आप देख लेंगे, नोट पे भी हमारे रहते हैं। पूछ दिया है कि विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक। प्राचीन नगर विजयनगर थी, उसकी प्राचीन राजधानी हाँ जो हम्पी है वो कर्नाटक में स्थित है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में है। तो दोस्तों अजंता एवं एलोरा गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में है।
इसका जो निर्माण करवाया था वो राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आपको इस चीज को याद रखना है कि किस वंश ने बनवाया, तो राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है, आपको राष्ट्रकूटाज इंग्लिश में लिखा हुआ दिखेगा। तो राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था और उसके शासक जो थे कृष्ण प्रथम ने करवाया था। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं डबल मार्क लगा हुआ है यहाँ पे। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो किस मॉडल पर आधारित था? देखिए दोस्तों, जितने भी 5 ईयर प्लान आए वो किसी किसी मॉडल पर हैं और किसी उसका कुछ ना कुछ एक स्पेशलाइज्ड एम रहा, कुछ टारगेट रहा, कुछ गोल रहा। तो ये भी पूछ लेता है कि किस मॉडल पे थे, उसका क्या एम था, क्या टारगेट था, तो इस चीज को याद रखना है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो पीसी महालनोबिस जी के मॉडल पर आधारित है और ये पीसी महालनोबिस जी के मॉडल पर ही आधारित है। और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो हेरोड डोमर के मॉडल पर आधारित है। आपको इस चीज को याद रखना है। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज्यादा वर्क ध्यान दिया गया, औद्योगिकीकरण पे, इंडस्ट्री वगैरह खोलने पर ज्यादा फोकस था, टारगेट था कि ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके, ज्यादा इसका विकास हो सके, ज्यादा देशों तक इसका मतलब ग्लोबलाइजेशन कर सके, ये इसका उद्देश्य था। वहीं फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो गोल था वो था एग्रीकल्चर में विकास, कृषि प्रधान था। मतलब कृषि पे विशेष जोर दिया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। आपको याद रखना है फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 एंड सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961। ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 एंड सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961। ये भी आपको याद रख लेना है 1961। दोस्तों मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, उसे आप कॉपी में लिख लेंगे। यहाँ पे तो नहीं है लेकिन आप कॉपी में जरूर ऐड कर लेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप वीडियो देखें, वीडियो में बहुत चीजें मैं बताता हूँ जो शायद वहां पे मैं नोट ना कर पाऊँ, तो इस चीज को याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था? दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा था और किस वर्ष कब्जा किया था, यह सवाल आपसे पूछा है। तो आपको याद रखना है कि 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। तो इस चीज को याद रखना है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में कब्जा किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को। देखिए यहाँ पे आ गया दोस्तों, मैंने बोला था कि शैली से क्वेश्चन पूछते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ है तथा किस शैली में बना हुआ है? मैंने बोला था वहां पे आपको चारबाग शैली की डिस्कशन की थी, मैंने आपसे चर्चा की थी मैंने उसके आपके। तो देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है मैंने पहले बता रखा है कि जो चारबाग शैली में बनी हुई है और यह दिल्ली में स्थित है। तो इस चीज को याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में आपको दिख जाएगा हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है और किस शैली में, तो चारबाग शैली में। इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों नंबर 18, जो है हमारा सम्राट अशोक के किस अभिलेख में पशु बलि की निंदा और कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? सम्राट अशोक के अभिलेख से जुड़े अभिलेख को भी आपको याद रखने हैं। उसमें पूछा गया आपका सवाल है कि जो पशु बलि की निंदा की गई है वो किस, उसके परिमाण किस अभिलेख में मिलते हैं, और कलिंग का जो युद्ध है उसके परिमाण किस अभिलेख से मिलते हैं, किस इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं। अभिलेख दैट मींस इंस्क्रिप्शन। तो आपको याद रखना है कि जो पशु बलि की निंदा है वो सम्राट अशोक के पहले अभिलेख से मिलते हैं। वहीं जो कलिंग युद्ध की जो गाथा है की जो कहानी है वो उसका प्रसंग आपको 13वें अभिलेख में मिलते हैं। अशोक के 13वें अभिलेख 13वें इंस्क्रिप्शन से आपको कलिंग युद्ध की वर्णन मिलते हैं, वहीं फर्स्ट से पशु बलि की निंदा के प्रमाण मिलते हैं। तो इस चीज को याद रखेंगे आप, ये दोनों पॉइंट आप लिख लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। VBI आप समझ जाइए एक तरह से, किसी न किसी में एग्जाम में आपको देखने को ये जरूर मिलेगा। SSC में भी प्रबल दावेदारी है इसकी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आगम साहित्य किससे संबंधित है? दोस्तों हर धर्म से एक साहित्य संबंधित है, तो आगम साहित्य उसी प्रकार जैन धर्म से संबंधित है, ये जैनों का साहित्य है। वैसे संगम साहित्य तमिल कवियों के द्वारा लिखा गया साहित्य है और जो रचना होती है वहां पे वो उसे संगम साहित्य कहलाते हैं तमिलों की। तो याद रखना है कि संगम साहित्य तमिल से संबंधित है, वहीं आगम साहित्य जैन धर्म के लोगों से संबंधित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हेन वाज इंडियन नेशनल फ्लैग एडॉप्टेड? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? दोस्तों 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को एक्सेप्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया। और जो तिरंगा के डिजाइनर थे, जो रचना उसके बनाने वाले हैं, जो उन्हें डिजाइन किया था, रचनाकार हैं, उनका नाम है पिंगली वेंकैया। आप ये नाम याद रखेंगे जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि तिरंगा के जो रचनाकार हैं हमारे तिरंगा के, हमारे भारतीय तिरंगा के,
वो पिंगली वेंकैया साहब जी थे। आप उनका नाम याद रखेंगे। कब अडॉप्ट किया गया? 22 जुलाई 1947, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की ओर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये आपसे पूछा गया है। प्लासी का युद्ध कब हुआ? ये आपसे पूछा गया सवाल है। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में बंगाल नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश क्राउन के नेतृत्व में, जो जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, उसके बीच हुआ था। तो याद रखना इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं देख सकते हैं आप, मैंने लिख दिया है कि ब्रिटिश क्राउन रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था और बंगाल नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हो गया था। तो याद रखेंगे दोस्तों। इससे रिलेटेड एक चीज और है कि इसके 7 वर्ष बाद ही बक्सर का युद्ध 1764, ये भी पूछता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 1764 में हुआ था। आप इस चीज को याद रखेंगे। 1764 बक्सर का युद्ध हुआ था। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, याद रखेंगे दोस्तों। मैंने यहाँ पे 21 क्वेश्चंस आपको कराए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप मानकर चलेंगे कि आपको वीडियो देख लेने हैं पूरी, उसके बाद पीडीएफ जो मैं आपको दूं उससे रिवीजन कर लेना है। तो कैसा लगा हमारा आपका सेशन ये, वो आप हमें मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं। और दोस्तों आपकी तरफ से एक मोटिवेशन हमें ये मिलता है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे लाइक करें, शेयर करें, और शेयर तो उन लोगों तक जरूर करें जिसे इनकी आवश्यकता जरूर है। और दोस्तों मेरा ये जो प्रयास है, मैं चाहता हूं कि आप सभी तक ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो कृपया इसे शेयर भी करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में अपने नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।